नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग सिविक्स 2005 का पीजीटी का जो पेपर था उसको सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से 1+2 वीडियो आपको मिल चुकी हैं। आज तीसरा और आखिरी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगा और इसके प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और अभी तक अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आपको आई बटन में जा कर के वो वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो और भी पुराने वर्षों के पेपर यहाँ पर सॉल्व किए गए हैं, तो आप लोग उनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को, और ये आज की श्रृंखला का 2005 का आखिरी प्रश्न होगा। यहाँ पर 84 क्वेश्चन से शुरू है। 50 वर्षों के मतभेद एवं एक दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं, यह किसने कहा था? ठीक है, आंसर देने का प्रयास करिएगा। बिल क्लिंटन, लॉर्ड रॉबर्टसन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश या मिखाइल गोर्बाचेव? बताइएगा। प्रश्न है 50 वर्षों के मतभेद एवं एक दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु अब क्या बन गए हैं? साझेदार बन गए हैं। ये सब वर्ल्ड वार के बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, यानी कि लॉर्ड रॉबर्टसन। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आशा है कि आप सभी ने सही उत्तर लगाया होगा। अगला देखिएगा, मार्शल योजना 85वां प्रश्न है। मार्शल योजना का संबंध है जर्मनी की सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से, पश्चिमी यूरोप की सहायता से, पूर्वी यूरोप की सहायता से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और कई बार पूछा जाता है, सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा जाता है। ये सब आईआर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। तो मार्शल योजना का संबंध पूछ रहा है, बताने का प्रयास कीजिएगा फटाफट आंसर। तो आप सभी लोग आंसर दे रहे होंगे और मैं उत्तर बताने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है, यानी कि पश्चिमी यूरोप की सहायता से, ठीक है, जो मार्शल योजना थी, ठीक है ना, क्या मार्शल योजना, इसमें पश्चिमी यूरोप की सहायता से संबंधित था ये, ठीक है। और ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है क्या, यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी उसके विषय को लेकर के ये बातें थी, ठीक है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की बात है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक। अगला देखिएगा, 86वां प्रश्न है। हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है, ठीक है, केवल काठ की गुड़िया के समान है, यह किसने कहा? केवल काठ की गुड़िया के समान है, यह किसने कहा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मुनरो, मॉरिसन, रैमजे म्योर? अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछे जाने की संभावना रहती है। बताइएगा, फटाफट उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो आप सभी के उत्तर बिल्कुल आ रहे होंगे और आशा है कि आपने सभी ने सही उत्तर लगाया होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। अगला देखिएगा, कार्यपालिका का कार्य, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, जो कार्यपालिका होती है उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। अब का लेखक कौन है? कार्यपालिका का कार्य यानी पुस्तक के लेखक कौन है? चेस्टर बर्नार्ड, मैरी पर्कफ हॉलेट, हर्बर्ट साइमन या रॉबर्ट डाहल या डाल? उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। 27वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो कि 1938 में प्रकाशित होती है, ठीक। और ये लिखी गई थी किसके द्वारा? तो चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, चेस्टर बर्नार्ड, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। आप सभी का उत्तर सही आ रहा होगा। अगला देखिएगा, 88वां क्वेश्चन है। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है, बिल्कुल सही बात है और अच्छा कथन है। किसने कहा है? एम कर्टिस, जी के रॉबर्टसन, जीन ब्लॉन्डेल या आर सी मैककिडिस? उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा।
तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति का विज्ञान का हृदय है। बिल्कुल सही, आप सभी का उत्तर आ रहा होगा। यहाँ पर एम कर्टिस महोदय जो हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, एम कर्टिस। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में आई कब? 1968 में, 1970 में, 1962 में या 1972 में? परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। एनपीटी जिसको आप बोल देते हैं, एनपीटी। ठीक है, 1968, 1970, 1962, 1972 बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे होंगे। तो यहाँ पर जो परमाणु अप्रसार संधि थी, ठीक है, इसको लागू किया गया आपका 5 मार्च 1970 को। कब? 5 मार्च 1970, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और एनपीटी पे अगर पूछता है हस्ताक्षर कब किए गए, हस्ताक्षर कब किया गया है, यहाँ ये अस्तित्व में आई 1970 में। ठीक है ना, मतलब यहाँ से लागू हो गया एक तरीके से। इस पर हस्ताक्षर एनपीटी पे कब किया जाता है? तो 1 जुलाई 1968 में। ठीक, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ मतलब रूस और भी साथ ही साथ लगभग 50 देश से अधिक देश थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे, और ये 5 मार्च 1970 से पूर्णतः लागू हो कर दिया गया था। ठीक है ना, अगला देखिएगा 19 क्वेश्चन है। मध्यम यानी मीन का सिद्धांत जुड़ा हुआ है मार्क्स के साथ, हीगल के साथ, अरस्तु के साथ, प्लेटो के साथ। ठीक, मीन मीडियन मोड आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है ना, मीन मीडियन मोड, जो भी मैथ्स के स्टूडेंट होंगे या बीएड के बाद मतलब एमएड किया होगा, अगर आपने, शायद बीएड में भी कहीं है, एमएड अगर आपने किया है तो पक्का जो है आप लोग जो स्टैटिक्स है वहाँ पर आप लोगों को मीन मीडियन मोड पढ़ने का मौका ज़रूर मिला होगा। ठीक है, तो मीन का सिद्धांत जुड़ा हुआ है या मध्यम का सिद्धांत जुड़ा हुआ है किससे? फटाफट उत्तर आप लोगों का आना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर अरस्तु, ठीक है, जो कि राजनीति विज्ञान के पिता भी कहे जाते हैं। ठीक है ना, राजनीति विज्ञान के पिता भी कहे जाते हैं। इनके साथ जो है मध्यम या मीन का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। ठीक, अगला देखिएगा 91वां प्रश्न है। नेतृत्व के सिद्धांत क्या कह रहा है? नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, ठीक है, इन्वायरमेंटल पारिस्थितिकी दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया किसके? मिलेट के द्वारा, टीड के द्वारा, बर्नार्ड के द्वारा या लिविंगस्टन के द्वारा? फटाफट उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, नेतृत्व से संबंधित है। नेतृत्व से का सिद्धांत जो है, जो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के रूप में प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा किया गया है? चलिए, बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ पर मिलेट और साथ ही साथ उनके सहयोगियों के द्वारा, ठीक है ना, इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिल करके जो है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में अपना प्रस्तुत किया था या प्रतिपादित किया था। ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। आशा है कि आप सभी को उत्तर सही आ रहा होगा। 92वां प्रश्न है, लगाएंगे नाटो। ठीक है, नाटो का मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, उपयुक्त में से कहीं भी नहीं? फटाफट आंसर दीजिएगा। नाटो, ठीक है, NATO, नाटो आप कहते हैं, बहुत ही चर्चा में था अभी नाटो। ठीक है, जब यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, नाटो बहुत ही चर्चा में था उस समय। देखिएगा, बताइएगा, जिसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिख लीजिएगा, इसको कभी कभी पूछ भी सकता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है आपका। इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो नाटो है, ये मतलब इसका अस्तित्व या इसका
ऑर्गेनाइज कब बना? ये ऑर्गेनाइज हुआ सितंबर 1949 में। कब? सितंबर 1949 में। हो सकता है डेट में कुछ गलती हो तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, लेकिन वैसे सितंबर 1949 ही है। ठीक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 93rd, असंलग्नता को अनैतिक कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया? असंलग्नता, जिसको बोलते हैं आप नैम, ठीक है ना, जिसको नैम आप कहते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जॉर्ज कैनन के द्वारा, हेनरी ट्रूमैन के द्वारा, जॉन फॉस्टर डलेस के द्वारा, या उपयुक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं। बताइएगा। 4 उत्तर हैं, चारों में से फटाक से एक आंसर सुनिएगा। चलिए, बिल्कुल सही, जॉन फॉस्टर डलेस, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। जॉन फॉस्टर डलेस के द्वारा असंलग्नता को अनैतिक कहा गया था। जॉन फॉस्टर डलेस जो है ये अमेरिका के पूर्व विदेश सचिव या मंत्री आप कह सकते हैं। ये अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, ठीक है ना, रह चुके। ठीक, चलिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। अगला देखिएगा 94th क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि आप लोग इसको कर पाएँ, क्योंकि इसमें मिलाना है। और ये देखिए दृष्टिकोण दिया हुआ है, ये कुछ दृष्टिकोण दिया और विचारक दिए हुए हैं, इनको मिलाना है। शास्त्रीय उपागम है, वैज्ञानिक प्रबंध उपागम है, मानवीय संबंध उपागम है, व्यवहारवादी उपागम है, फ्रेडरिक टेलर, हर्बर्ट साइमन, हेनरी फ्यूल, एल्टन म्यो। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपसे ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन भी आपको दे रखा है 1 2 3 4। बताइए कौन सा सही होगा, मिलाइए और बताइए। ठीक, तब तो हम लोग भी मिलाते हैं। तो यहाँ पर जो शास्त्रीय उपागम है, ठीक, शास्त्रीय उपागम आपका हेनरी फ्यूल के द्वारा, ठीक है। इसके बाद वैज्ञानिक प्रबंध उपागम जो है आपका, ये फ्रेडरिक टेलर के द्वारा दिया गया है। और मानवीय संबंध उपागम ये आपका मानवीय संबंध उपागम ये आपका एल्टन मेयो के द्वारा, ठीक है ना। और व्यवहारवादी उपागम हर्बर्ट साइमन के द्वारा। ठीक, इस तरीके से आप मिला लीजिए। यहाँ पर ए का 3 और बी का 1, सी का 4, यहाँ की ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है ना। बन जाएगा 3 1 4 2। चलिए आप लोगों ने भी मिला लिया होगा। अगला प्रश्न देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष क्यूबा संकट से जुड़ा हुआ है? क्यूबा संकट से कौन सा वर्ष जुड़ा है? 1960, 1962, 1961 या 1963? उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो जो क्यूबा संकट है ये आपका 1962, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा, ठीक है ना। 1962 के द्वारा ये जो है जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 96वां प्रश्न है, पॉलिटिक्स एमंग नेशन। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, जो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेशंस के लेखक कौन है? मॉर्गेनथाउ, फेलिक्स ग्रास, क्विंसी राइट, या इनमें से कोई नहीं? पॉलिटिक्स एमंग नेशन बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुस्तक है। बिल्कुल सही है। तो आपके जो हेंस मॉर्गेनथाउ हैं, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। हेंस मॉर्गेनथाउ के द्वारा पॉलिटिक्स एमंग नेशन लिखी गई, जो कि इनकी बहुत ही सुप्रसिद्ध पुस्तक रही है। अगला देखिएगा, और फिर से मिलाने का दिया हुआ है, लेखक दिया है और पुस्तकें दिया हुआ है, ठीक है। इसको मिलाइए और आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर दिया F.W. विलोबी, फॉलेट, वुड्रो विल्सन है, हर्बर्ट साइमन है। बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर टू एक्सपीरियंस, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फटाफट उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर नीचे आपके पास हैं। चलिए हम लोग भी मिलाते रहेंगे। तो यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आपके F.W. विलोबी के द्वारा लिखा गया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो है आपका,
ये हर्बर्ट साइमन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद आपका क्रिएटिव एक्सपीरियंस, ये आपका लिखा गया है MP फॉलेट के द्वारा, ठीक है ना, MP फॉलेट के द्वारा। बाकी जो है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये वुडरो विल्सन की रचना है। तो इस प्रकार से मिला लीजिए इसको, तो क्या बन रहा है, 2 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर C राइट हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अगला देखेंगे 98वां प्रश्न है, द्वितीय सिद्धांत द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया मैस्लो, मैकग्रेगर या आर लिकर्ट या हर्ज़बर्ग के द्वारा। द्वितत्वीय सिद्धांत बताइएगा। द्वितत्वीय सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है, इसका प्रतिपादन किसने किया है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, यानी कि हर्ज़बर्ग ने किया द्वितत्वीय सिद्धांत का, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, इसमें ये एक टर्म आता है उत्प्रेरक घटक, ठीक है। उत्प्रेरणात्मक बोलने या तो घटक एक टर्म है, उसकी संज्ञा यहाँ पर ये देते हैं, ठीक है। हर्ज़बर्ग पढ़ेंगे इसको तो आपको मिल जाएगा। अगला देखेंगे 99वां क्वेश्चन है, राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, यह किसने कहा, मैकाइवर, फाइनर, ब्राइस या लास्की। राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय की हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, कौन कहता है, 99वां क्वेश्चन। बिल्कुल सही, सभी का उत्तर आने लगा होगा। तो यहाँ पर जो H.J. लास्की महोदय हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 100वां प्रश्न है, टुवार्ड्स स्ट्रगल शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या जवाहरलाल नेहरू। टुवार्ड्स स्ट्रगल पूछता रहता है ये, तो बिल्कुल सही, तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण महोदय हैं, यानी कि JP नारायण, ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखा जाए 101 जो प्रश्न है, नंबर है, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या है, तो उस समय के प्रश्न के अनुसार बताइएगा, 535 है, 538, 435 या 335, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो बिल्कुल सही आंसर है, अमेरिका का जो प्रतिनिधि सभा है उनके सदस्यों की संख्या कितनी है, 435, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर C राइट हो जाएगा। अब बताइए, आप लोग कमेंट करिएगा कि सीनेट की सदस्य की संख्या कितनी है, जो सीनेट है उसमें सदस्य संख्या कितनी है, ठीक है। सदस्य संख्या कमेंट बॉक्स में फटाफट यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा आप लोग। चलिए अगला देखेंगे, द्वितांत का अर्थ है, अच्छा क्वेश्चन पूछता रहता है, द्वितांत का अर्थ है महान शक्तियों के बीच सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, तनावों की समाप्ति, तनावों का शैथिल्य। बताइए द्वितांत। ये जो टर्म है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था और सेकेंड वर्ल्ड वार था, उस समय के बीच में ये टर्म यूज किया गया था, ठीक है ना, द्वितांत। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि तनावों का शैथिल्य, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। सभी लोग उत्तर मिला लीजिएगा। अगला देखिएगा, तृतीय विश्व जो पदावली है का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया तृतीय विश्व का, ठीक है, अल्फ्रेड सावी द्वारा, फ्रेंच फैनॉन द्वारा, बर्नार्ड बरोस द्वारा या विली ब्रांड के द्वारा। तृतीय विश्व
ठीक है। तृतीय विश्व जो मतलब था, जो पश्चिमी देश जो भी थे उनसे, उनकी दृष्टि से जो छुपे हुए थे, या एक तरीके से जो पश्चिमी देशों के द्वारा उनको अनदेखा किया गया था। ठीक है, ये अज्ञात देश थे कुछ, तो उनको तृतीय विश्व का संज्ञा दी थी। किसने दिया था? तो बिल्कुल सही है, अल्फ्रेड सॉवी, जो कि एक फ्रांसीसी लेखक हैं। कहाँ के? फ्रांसीसी लेखक हैं। ठीक है ना। इन्होंने 1952 में शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, यानी कि आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा, अल्फ्रेड सॉवी। अगला बताइएगा 104 104 क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचोव ने प्रस्तावित किया था पूंजीवाद देशों के साथ मित्रता, ग्लासनोस्तास और पेरेस्ट्रोइका, चीन के साथ संधि, पूर्वी यूरोप का सैन्यीकरण। बताइएगा 104। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर है। तो जो मिखाइल थे, इन्होंने जो ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका था, इसको जो है इन्होंने क्या किया था? प्रस्तावित किया था। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, कोलंबो प्रस्ताव का संबंध है भारत चीन सीमा विवाद से, भारत श्रीलंका की तमिल समस्या से, भारत श्रीलंका के आपसी मतभेद से, उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। कोलंबो प्रस्ताव पूछ रहा है। 105वां प्रश्न। चलिए, तो बिल्कुल सही उत्तर है सभी का। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भारत चीन जो सीमा विवाद है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। आप भारत चीन सीमा विवाद जो हुआ था जब 1962 में युद्ध हुआ था, उसके पश्चात जो है, ठीक है ना, ये समझौता किया गया था। कहाँ पर? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। तो वहाँ पर ये कोलंबो प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? तो ये 10 दिसंबर 1962 को। ठीक, अगला देखें 106वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति यानी कि कोरम के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो? कुल संख्या है 15, 7, 11, 9। बताइएगा, ये अच्छा पूछता रहता है 106वां प्रश्न। अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, तो बिल्कुल सही, जो कोरम होता है वो बिल्कुल 9 न्यायाधीशों का होता है। ठीक है ना, कोरम जो है आपका 9 न्यायाधीशों का है। बाकी टोटल यहाँ पर कितने रहते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल जो है 9 वर्ष का होता है। ठीक, देखा जाए अगला, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इस प्रकार से। 107वां क्वेश्चन देखिएगा, वारसा पैक्ट समाप्त हुआ कब? जुलाई 1990, जुलाई 1991, अगस्त 1990, इनमें से किसी में भी नहीं। 107वां प्रश्न। वारसा पैक्ट। चलिए, बिल्कुल सही है। तो वारसा पैक्ट जो था ये आपका जुलाई 1991 में जो है समाप्त हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वारसा पैक्ट आप लोग एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना। अगला देखेंगे 108वां प्रश्न है, किसने इस नियम को प्रतिपादित किया है कि कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं? ठीक है ना, ये सप्पा बैठ के क्वेश्चन है। कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। मैक्स वेबर और नॉर्थियोट, पार्किंसंस, रैमजे म्योर या पीटर ड्रकर। 108वां प्रश्न, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर नॉर्थियोट, पार्किंसंस जो हैं, ये जो है क्या कहते हैं, कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर बी राइट हो जाएगा। सभी लोग मिला लेंगे। 109वां क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का निम्न में से किसमें समावेश किया गया? ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्ताव या गुजराल सिद्धांत। बताइएगा।
चलिए, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आप लोग उत्तर दे रहे होंगे। शिमला समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट समझौता था जिससे भारत पाकिस्तान के रिश्तों को मजबूत किया गया, ठीक है ना, शिमला समझौता के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 110वां प्रश्न है, भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1955, 1972, 1971, 1969, बताएं। चलिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1971 यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत सोवियत संधि के हस्ताक्षर हुए थे कब? 1971 में। अगला देखिएगा 111वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य नौकरशाही का नहीं है? कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना, अध्यादेशों की घोषणा करना, राष्ट्रीय बजट को बनाने में मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तैयार करने में मदद करना, बताइए। अध्यादेशों की घोषणा करना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी, अध्यादेशों की घोषणा करना, ठीक है। ये जो है नौकरशाही का कार्य नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ये सब कार्य जो है संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला देखिए, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा किसने दिया है? ग्रोशियस, ओपेनहाइमर, कांट या रूसो? बाह्य संप्रभुता, दो संप्रभुता, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो बाह्य को किसने दिया? बिल्कुल सही है। तो बाह्य संप्रभुता से संबंधित है ग्रोशियस महोदय, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ये सब पूछता रहता है हमेशा। 113वां प्रश्न देखिए किसी प्रकार से, अ न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? C.D. बर्न्स, ब्राइस लास्की या माओ त्से तुंग? अ न्यू डेमोक्रेसी, अ न्यू डेमोक्रेसी, ठीक है। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो माओ त्से तुंग है यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अ न्यू डेमोक्रेसी इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। पूरा नाम है अ न्यू डेमोक्रेसी ऑन कंडीशंस ऑन प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए अगला देखें। G15 देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1991 में जो हुआ था, कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में, कुआलालंपुरम, इस्लामाबाद या ढाका में? बताएं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कुआलालंपुरम ये कहाँ पर है? जो मलेशिया में है, ठीक है ना। कहाँ पर? मलेशिया में है। मलेशिया में इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। और ये 15 जो विकासशील देश हैं, सॉरी, उनका एक संगठन है, ठीक है ना। विकासशील देशों, 15 विकासशील देशों का संगठन है। और इसका गठन कब हुआ था? 1989 में। कहाँ? बेलग्रेड में, ठीक है ना, बेलग्रेड में। ये सब पूछता है, नोट डाउन करिएगा इसको। अगला देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई। अगला देखिएगा, सुरक्षा परिषद की कुल संख्या, सदस्य संख्या है 15, 5, 11, 13। सुरक्षा परिषद, तो जो यूएनओ है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ की जो 6 अंग हैं, ठीक है ना, उसके कितने अंग हैं? प्रमुख 6 अंग हैं। उनमें से एक जो है क्या है? सुरक्षा परिषद है। क्या है? उनमें से एक सुरक्षा परिषद है, ठीक है। तो इसमें जो है कुल सदस्य 15 होते हैं, ठीक, जिसमें से 10 जो है स्थायी होते हैं, नहीं 10 अस्थायी होते हैं, सॉरी, है ना। 10 अस्थायी रहते हैं और 5 जो है स्थायी होते हैं। इसमें जो है भारत भी पार्टिसिपेट कर चुका है, ठीक है ना। ये सब आप लोग करेंट अफेयर्स की बातें हैं, ये सब आप लोग देखते रहा करिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 10 + 5 मतलब 10 अस्थायी और 5 स्थायी होते हैं, जिसमें से 15 कुल टोटल संख्या होती है सुरक्षा परिषद में, ठीक है। देखा जाए अगला
स्थाई में एक बात जान लीजिए, स्थाई में देशों में अगर देखा जाए तो उसमें अमेरिका है, एक बार रिवाइज कर लेंगे, अमेरिका है और क्या कहते हैं रूस होता है, रूस है और फ्रांस है, साथ ही आपका ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन लिख लें और चीन, ये देश स्थायी हैं सुरक्षा परिषद में। ठीक है, अगला देखेंगे 116वां प्रश्न है, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया किसके द्वारा? बर्नार्ड बरूच, मार्गेंथाउ, हार्टमैन या जोसेफ फ्रैंकल के द्वारा? फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर बर्नार्ड बारोच के द्वारा जो है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड। ठीक है ना, अगला देखेंगे ब्रांड आयोग के अध्यक्ष विली ब्रांड किस देश के रहने वाले थे? यूएसए, इंग्लैंड, मैक्सिको, पश्चिमी जर्मनी? बताइए 117वां प्रश्न। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर पश्चिमी जर्मनी से ये संबंधित थे, इसी देश के रहने वाले थे। यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 118वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगठन का आधार नहीं है? पूछ रहा है उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, योजना। 118वां प्रश्न, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। बताइए 118वां प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर जो लूथर गुलिक महोदय हैं, कौन? लूथर गुलिक महोदय, इन्होंने संगठन के 4 आधार बताए थे। कितने? 4। ठीक, जिसमें से इसको बोलते हैं 4, ऐसे लिख लिया 4P बोल देंगे आप, या हिंदी में इंग्लिश में लिख देंगे 4P कहते हैं। इसमें से एक हो जाता है प्रपोजल या पर्पस या जिसको आप कह देते हैं उद्देश्य। ठीक है, एक P हो गया, दूसरा P क्या हो गया है? प्रोसेस, जिसको आप बोल देते हैं प्रक्रिया। तीसरा क्या हो जाता है? जिसको बोलते हैं आप पर्सन, यानी कि व्यक्ति। और चौथा P जो होता है वो हो जाता है आपका प्लेस, यानी कि स्थान। ठीक है, उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, स्थान, यानी कि इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑप्शन डी, योजना। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर डी, योजना जो है ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये 4P बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, पूछा जाता है। अगला देखेंगे 119वां प्रश्न है, व्यवहारवाद प्रेरणा लेता है किससे? फांसीवाद से, प्रत्यक्षवाद से, उपयुक्ततावाद से या आदर्शवाद से? उत्तर देने का प्रयास करिएगा, ये सब अच्छे प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यवहारवाद किससे प्रेरणा लेता है? चलिए बिल्कुल सही है, तो व्यवहारवाद जो है प्रत्यक्षवाद का प्रेरणा स्रोत है। ठीक है ना, व्यवहारवाद प्रत्यक्षवाद का प्रेरणा स्रोत है या प्रत्यक्षवाद से ही प्रेरित है, एक तरीके से देखा जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे भारत में लोक सेवाओं भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पद्धति के सर्वप्रथम अनुशंसा की गई। जो प्रारंभिक परीक्षा की पद्धति थी वो किसके द्वारा अनुशंसित की गई या किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? एप्लबी प्रतिवेदन, गोरवाला प्रतिवेदन, प्रशासनिक सुधार आयोग या ARC प्रतिवेदन या कोठारी प्रतिवेदन के द्वारा? उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। 120वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो कोठारी प्रतिवेदन है, ठीक है ना, जो कोठारी प्रतिवेदन है इसके द्वारा जो लोक सेवाओं की भर्ती है उसके लिए प्रारंभिक परीक्षा पद्धति थी जो है उसको अनुशंसित किया गया या अनुशंसा प्रदान की गई। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी और कोठारी प्रतिवेदन के बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा, पूछता है। अगला देखेंगे 121वां प्रश्न है, भारत में कौन सा भारत का स्टाफ अभिकरण नहीं है? ये भी प्योर पब एड का क्वेश्चन है और अच्छा प्रश्न है, कई बार हल भी किए आप।
मंत्रिमंडलीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, रेल मंत्री। जो पुराने वीडियोस देखे होंगे उसमें हमने 3-4 बार इसको बता चुके हैं कि स्टाफ अभिकरण क्या होता है, सूत्र अभिकरण क्या होता है। ठीक है, एक सूत्र अभिकरण होता है, स्टाफ अभिकरण होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो रेल मंत्रालय होगा ये स्टाफ अभिकरण में नहीं आता है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अब ये आपको पढ़ेंगे तभी आप ये कर पाएंगे। ठीक है ना, ये समझने वाली चीज़ें हैं। स्टाफ अभिकरण क्या होता है, सूत्र अभिकरण या जिसको लाइन अभिकरण बोलते हैं, ये सब आप लोग पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी वैसे राइट है। अगला देखिएगा 122वां क्वेश्चन होगा, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारस्परिक उपागम से उपेक्षा हुई। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारस्परिक उपागमों से उपेक्षा हुई है। सरकारों के अध्ययन की, आनुभाविक अनुसंधानों की, संस्थाओं के वर्णन की या संविधानों की तुलना की। उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। 122वां प्रश्न। चलिए, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आनुभाविक अनुसंधानों की उपेक्षा, पारंपरिक उपागमों से आनुभाविक अनुसंधानों की, ठीक है, तरफ जाया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है। पूछ रहा है श्रम विभाजन, प्रतिबद्धता, पद सोपान या निष्पक्षता। और यहाँ पर कूट का प्रयोग करके आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर जो ये कोट दिया गया है इसमें से एक भी ठीक नहीं होगा। ये प्रश्न उस समय के लिए गलत हो गया था, क्योंकि ये जो विशेषताएं दी गई हैं कि श्रम विभाजन, प्रतिबद्धता, पद सोपान, निष्पक्षता, ये सभी मैक्स वेबर के द्वारा नौकरशाही की विशेषताओं में आता है। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4 ये चारों सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए कोई ऑप्शन 1, 2, 3, 4 या चारों जो है सही का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। अगला देखिएगा 124वां प्रश्न है, कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यतः तकनीकी से पूर्व है। क्या तथ्य, ठीक है, यानी कि फैक्ट अनिवार्यतः तकनीकी से, ठीक है ना, से पूर्व है। व्यवहारवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर व्यवहारवाद या प्रत्यक्षवाद। चलिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो व्यवहारवाद है, ठीक है ना, व्यवहारवाद क्या मानता है कि तथ्य यानी कि फैक्ट्स जो अनिवार्यता क्या होते हैं, तकनीकी से पूर्व होते हैं। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे और ये आज का आखिरी प्रश्न होगा, प्रत्यायुक्त विधायन व्यवस्था से किसकी शक्ति में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। प्रत्यायुक्त विधायन से, विधायिका में, विधायी समितियों में या जन पदाधिकारी वर्ग में या मंत्रिपरिषद वर्ग में जो है शक्तियों की वृद्धि हुई है, जो प्रत्यायुक्त विधायन है। प्रत्यायुक्त बोलेंगे या इसको प्रत्यायोजन भी बोल सकते हैं आप, प्रत्यायोजन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो जन पदाधिकारी हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी जन पदाधिकारी, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, जन पदाधिकारी। देखा जाए अब, ओके, अब यहाँ पर सभी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो आप लोग एक बार अपना स्कोर जो है नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, और आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये आज पीजीटी का जो 2005 का पेपर था ये हमने समाप्त कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे सन 2009 का पीजीटी का पेपर अब आएगा डायरेक्टली। ठीक है ना, कब का, अब 2009 पीजीटी का पेपर आप देखेंगे, इसको सॉल्व किया जाएगा, आपके सामने इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अधिक से अधिक जो है कमेंट करने का भी प्रयास किया करिए। ठीक है, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। चलिए, मिलते हैं फिर ऐसी ही एक वीडियो के साथ। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।